अनंत कुमार हेगड़े। सभापति महोदया, जब अपने मंत्री जी का भाषण सुनते हैं तब ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में इस ढंग का कानून किधर भी है ही नहीं। सचमुच ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक कदम हम रख रहे हैं सारी दुनिया में। ऐसा कानून दुनिया में कभी ना आया हो कि ऐसा ऐतिहासिक कदम हम जो रखने जा रहे हैं। अपने ही पीठ को थपथपा करके जो अपने मंत्री महोदय बोल रहे थे, मुझे हैरान हो रहा है। बोली और लेखी में कितना फर्क है, कितना अंतर है। शायद थोड़ा सा उस बिल के अंदर झांक करके देखे तो महसूस होता है। जो बिल पढ़े हैं, जो बिल के बारे में समझ सकते हैं, जो पर्यावरण का कंसर्न रखते हैं, वो ही समझ सकते हैं इस बिल के अंदर क्या है। बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल खोखला है और कुछ नहीं है। न मां और न बाप, और कुछ नहीं है इस बिल में। एक एक क्लास में पढ़ करके आपको दिखाता हूं ये बिल कैसे लाया गया। 1995 में जो नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी था, उसके बाद नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल था, दोनों नाकामयाब हो गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा। लॉ कमीशन उसका रिकमेंडेशन किया। उसके बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल का जनन हो गया। किस ढंग से इसका जनन हुआ, किस दिशा में एक ग्रीन ट्रिब्यूनल जा रहा है, बिल्कुल अगर सोचे तो इस पर्यावरण को भगवान ही बचा पाए और कोई नहीं। सरकार बिल्कुल बचा नहीं पाएगा अगर इस ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल अगर देखे पढ़ते हैं तो। भगवान ही आकर के इस पर्यावरण को बचाना है। ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया है, मंत्री जी का भाषण मैं सुन रहा था कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल एक प्रोटेक्शन सा बन जाएगा। कोई इस पर्यावरण को प्रश्न न कर पाए। लेकिन असलियत यह है, ठीक है, जब हम संशोधन करते हैं, सदन में प्रस्ताव लाते हैं, नया बिल पेश करते हैं, तो पुराने गलतियों को न दोहराते हुए हमें आना चाहिए था। जो नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी में जो गलतियां थी, जो नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल में जो गलतियां थी, अगर कोई ऑफिसर बनाते हैं तो मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर जयराम रमेश जी जैसे मंत्री भी न देखे, इसको सदन में पेश करते हैं, अफसोस की बात, इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल है, मेरे जानकारी में इसलिए लाया जा रहा है कि हर व्यक्ति जो एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से संबंधित होकर के उसका विचार करते हैं, सोचते हैं, वो आइंदा ऐसा कभी सोच ना पाए। इंडस्ट्री वाले जो इंडस्ट्री बसाना चाहते हैं, उसका मुकाबला कोई ना कर पाए। इस ढंग का बिल है। अगर देखें तो ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है। हम बिल इसलिए लाते हैं कि अपना एजेंडा यहां नहीं रख रहे हैं। यूपीए का एजेंडा नहीं है ये, एनडीए का भी एजेंडा नहीं है, ये पर्यावरण का एजेंडा है। इसमें यूपीए हो या एनडीए हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम रहे या न रहे, आने वाले 100 साल तक, हजारों साल तक अपने पीढ़ी यहीं इसी मिट्टी में रहेगी। इसलिए ये कानून का जरूरत है। तब यूपीए भी नहीं रहेगा, एनडीए भी नहीं रहेगा हजारों साल के बाद। लेकिन यह पर्यावरण तो खत्म होने वाला नहीं है, नाश तो होने वाला नहीं है।
अपना पीढ़ी क्या आज ही खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा? ऐसे पढ़े लिखे मंत्री के सामने मैं एक एक क्लास पढ़ करके सुनाना चाहता हूं इस बिल में क्या है। समय बहुत कम है, मैं समझ नहीं सका कि इतने जल्दबाजी में इस बिल को किसी के सामने न ले जाकर के, जो एक्सपर्ट्स है बाहर, उसके सामने न ले जाकर के, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में मंत्री महोदय मिनिस्टर ने ही कबूल किया कि हमने किसी एक्सपर्ट्स के साथ कभी हमने विचार नहीं किया, मंत्रालय ने ही माना है। किसी के साथ कोई विचार विमर्श नहीं करते हुए सदन में पेश किया गया है। इस जल्दीबाजी का कारण क्या है? And we have accepted the recommendations of the standing committee. So I categorically deny all these allegations that are being made. I respect his view. I respect his view, but he's misleading the House. He's misleading the House. Mantri ji, let me complete it. I am not misleading the House. I will show that how you are misleading the House. How you are misleading the House. आपके कहानी और कथनी में बहुत अंतर है सरकार का, यह हम आपके सामने ही पेश करते हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल अपने सामने आज पेश है। मैंने कहा कि यह पर्यावरण के हित के लिए नहीं है, पर्यावरण को और भी प्रदूषित बना करके इंडस्ट्री के हित में एक बिल लाया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले अपने लॉ मंत्री जी ने बयान देते हुए कहा कि जो अपने पुराने मॉन्यूमेंट्स है उसके संरक्षण के लिए एक कमेटी बना दिया जाएगा। उसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स रहेंगे, कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहेंगे, कोई जुडिशरी नहीं रहेगा, सिर्फ एक्सपर्ट्स रहेंगे। लेकिन इस बिल में ऐसा कहा गया है, एक्सपर्ट्स का सिर्फ बात कहा गया है। कानून बहुत नाजुक होता है मैडम, कानून बहुत नाजुक होता है। एक शब्द में पूरा पलट जाता है, एक शब्द में इधर का उधर अगर शब्द बदल जाएगा पूरा अर्थ ही बदल जाता है। सेक्शन 5 में सेक्शन 5 2A में हैज ए डिग्री इन मास्टर साइंस in physical science or life science with a doctorate degree or master of engineering or master of technology and has an experience of 15 years the relevant field of including 5 years practical experience in the field of environmental and forest in a reputed national level institution. उसके बाद और has administrative experience of 15 years including experience of 5 years in dealing with environmental matters in the central or a state government or in a reputed national or state level institution. इसका मतलब क्या है मंत्री जी ही बता पाए। एक और हम एक्सपर्ट्स को हम लाएंगे, कानून में जो जानकारी है उनको लाएंगे, उसके साथ साथ और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स का क्लब बनाने जा रहे हैं और कुछ नहीं है इस बिल में। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स का क्लब बनाने जा रहे हैं। और ये सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? इस कमेटी में, इस ट्रिब्यूनल में नॉमिनेशन जो होगा वो सिलेक्शन कैसे होगा? सेक्शन 3 में judicial members and experts members of the tribunal shall be appointed on the recommendations of such selection committee is and in such manner as may be prescribed. इसका अर्थ मुझे तो समझ में नहीं आता है, शायद आप जान सकते हैं या बाकी लोग समझ सकते हैं। हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बाहर जो बैठे हुए हैं बिल्कुल समझ सकते हैं। एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होगा? कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। आज जिक्र किया कि सेंट्रल वाटर एक्ट, सेंट्रल पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंटल एक्ट, ये सब कुछ जिक्र कर दिया गया है। मैं उसके बाद पढ़ करके मैं आपको दिखाता हूं।
सेक्शन 33 में पावर टू अमेंड शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में द वाटर एक्ट 1974, द वाटर सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट एक्ट 1980, द एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट एक्ट 1986, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, यह सब कुछ बदल दिया जाएगा, पावर दिया गया है बिल में। सेक्शन 33 में पावर दिया गया है, पावर टू अमेंड शेड्यूल 1। Schedule 1 lists the act for the purview of the National Green Tribunal. I'm sorry, madam, this member is misleading at every step. इसी बिल में misleading at every मैंने step. कोई शब्द नहीं जोड़ा, मैडम, मैंने कोई भी शब्द नहीं जोड़ा, कोई भी एक शब्द भी मेरा नहीं है। आपने जो लिख कर के सदन के सामने पेश किया है, उसी शब्द को लेकर के हम बोल रहे हैं। पावर टू अमेंड शेड्यूल 1, पावर टू अमेंड शेड्यूल 1, इसका क्या मतलब होता है? ये मेरा शब्द नहीं है, ये मेरा शब्द नहीं है। Power to amend schedule 1 means to bring an act in schedule 1. That is what it means. Whether you want to include an act or not to have an act. Mr. Hegde, please don't mislead the House. अर्थ कैसे भी निकाला जा सकता है, अर्थ कैसे भी निकाला जा सकता है। आज एक सदन में एक बोलेंगे, बाहर जाकर के एक करेंगे। मुझे यह बताइएगा कि एनवायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, कितने इंडस्ट्री का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, कैंसिल कर दिया गया है इतने सालों में? इतने सालों में एक केस भी अगर मेरे सामने उदाहरण के लिए बता दे तो ठीक है, मैं बढ़ जाता हूं, मैं बोलूंगा नहीं। तो इसलिए पावर टू अमेंड शेड्यूल 1, अगर मैं बताऊंगा आपको उठना ही नहीं पड़ेगा। तब I can give you examples. You want me to give you examples? You want me to give you examples? 1 minute, please. ये Mr. कानून जो Minister, है, in your reply you can say all ये these कानून things, जो you है can reply. शेड्यूल 1 में, It's okay. मैडम, It's okay. Yeah. मैडम, ये शेड्यूल 1 जो है, ये जो एक्ट आते हैं, ये ट्रिब्यूनल इसका चेंज नहीं कर सकता है, ट्रिब्यूनल इसको चेंज नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट में ही आना पड़ेगा। ये शेड्यूल 1 अगर चेंज करना हो तो कैसे दिया गया? इस बिल में पावर टू अमेंड शेड्यूल 1 अगर इस ढंग से लिखा जाता है तो ये पावर कैसे दिया गया ट्रिब्यूनल को? क्या अनजाने में हुआ है या जानबूझ करके हुआ है?